सदर विधायिका अदिति सिंह, इन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया पिछली बार। इनको कांग्रेस के लिए बीजेपी के खिलाफ पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर, और उस लहर में बीजेपी के खिलाफ वोट देकर के किसी अखिलेश सिंह को वोट नहीं दिया लोगों ने। और किसी को लगता हो कि अदिति सिंह को, जिसको राजनीति करना नहीं मालूम है, उसको किसी ने वोट दे दिया, तो वो कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट किया था। नहरों में पानी नहीं है, कहीं सफाई नहीं, पीने का पानी नहीं है, कैटल का पानी नहीं है, ड्रिंक वाटर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरा इंडस्ट्री एरिया है रायबरेली के अंदर, और 85 इंडस्ट्री में 82 इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। 40,000 लोग यहाँ रोजगार करते थे, उनको रिहेबिलिट करने का कोई सवाल आपकी तरफ से नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट में थी, बीजेपी ने वादा किया और अभी के मंत्री ने 2 महीने पहले कहा कि रायबरेली में कोई बंद कारखाना नहीं है। आप इतने अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सामंतों का एक गिरोह पूरे उत्तर प्रदेश में, जो जाति सुप्रीमेसी के बल पर, मैं कहूं कि नई तरह के नौ सामंतवाद के बल पर उत्तर प्रदेश के अंदर राज करना चाहता है, समाज को दबा के रखना चाहता है, कमजोर जातियों को दबा के रखना चाहता है, और सुप्रीमेसी के बल पर शासन चलाना चाहता है, जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा आज कर रही है। अब इलाहाबाद में हॉस्टल से, घरों से बच्चों को निकाल करके पीटते हैं, उनकी लाल पीट कर देते हैं। इसके लिए भी धन्यवाद। हर परीक्षा जो आप कराते हैं, उस परीक्षा का पर्चा आउट हो जाता है, इसके लिए भी धन्यवाद। सवाल भूत है, आप 5 किलो का एक पैकेट बांटते हैं और उस 5 किलो के राशन के पैकेट में 2 खूबसूरत दांत निकाले हुए चेहरे दिखाई पड़ते हैं आपको। अभी इस सवाल का उत्तर नहीं आया है कि आपने जो 24 मार्च को लॉकडाउन किया था, उस लॉकडाउन को किस एक्सपर्ट कमेटी ने आपसे कहा था लॉकडाउन करिए। आप जानते हैं 22 करोड़ लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कर्नाटक से पैदल अपने घरों की ओर आए। रायबरेली का क्या चुनावी मुद्दा चल रहा है, कौन सा मुद्दा हावी होगा इस बार, किसके समीकरण ज्यादा बन रहे हैं, इस चीज को लेकर हम विजय विद्रोही जी से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। धन्यवाद। रायबरेली के समीकरण, चुनावी समीकरण क्या कहते हैं इस बार, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, क्या हो सकता है इस बार समीकरण में? देखिए, एक बात तो ये है कि अभी जो चुनाव की बार उत्तर प्रदेश के अंदर और रायबरेली में भी जो चुनाव हो रहा है, वो भाजपा और गैर भाजपा का चुनाव हो रहा है। भाजपा के 5 साल के कुशासन से विक्षुब्ध जनता इस चुनाव में अपने गुस्से का इजहार करने जा रही है। एक तो ये समझ लीजिए, स्थानीय मुद्दे गायब है पूरे चुनाव से, और कुल मिलाकर के जो शीर्ष पर जो पॉलिटिक्स हो रही है इस देश की, जो राष्ट्रीय राजनीति है, उस राजनीति से ही चूंकि असली मुद्दे गायब हैं, और पार्टियां भी चूंकि पैसा और जातियों का जो सम्मिश्रण है राजनीति में, स्वाभाविक ऐसे ही लोगों को लोग पसंद करते हैं। रायबरेली में जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, तो सबसे बड़ा सवाल रायबरेली में स्वास्थ्य हमारा अधिकार, एक सवाल ये है कि रायबरेली में एक एम्स बन रहा है, 10 साल हो गए हैं, उसकी ओपीडी खाली चल रही है, अभी आप उसमें एक भी लोगों को भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ कोविड के दौर में 40,000 लोगों की मौत हो जाती है, और 360 का आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड कहता है। एक भी एमएलसी नहीं बोला, एक भी असेंबली मेंबर नहीं बोला। यहाँ ये 40,000 लोगों को भी आप गणना करिए, सर्वे करिए, उनको कोविड डेथ मानिए, आप अपने फेलियर को स्वीकार करिए कि आप इनको ट्रेस करके ला नहीं पाए, इनका आपने चेकअप नहीं किया, इनको आपने हॉस्पिटल नहीं दिया, इनको आपने दवा नहीं दी और अपने गांव में घुट के मर गए। एक तो बहुत बड़ा सवाल जीवन का सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि रायबरेली के अंदर अभी भी 60% आबादी भूमिहीन है। वह संकट पानी का, जो खेती का सवाल है, उसमें सिंचाई के पानी का सवाल है, यहाँ पीने के पानी का सवाल है। आधी 2/3 रायबरेली में ड्रिंक वाटर का बहुत भयानक संकट है, क्योंकि वहाँ पर खतरनाक लेवल तक पानी चला गया, वाटर लेवल नीचे चला गया है, जिसमें सरेनी है, खिरो है, ये सताओं का एक बड़ा अप्रॉक्स हिस्सा है, डलमऊ, ये कहीं ये मुद्दे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो पूरे सवाल हैं, इन सवालों को कोई एड्रेस करता नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ लोकल स्तर पर एड्रेस नहीं करती है। वो एक जातियां हैं, जातियों का समीकरण है, कुछ कमाया हुआ पैसा है, एक ऊपर वाले नेताजी की जाति है और एक नीचे नेताजी की जाति है, इनको मिला करके मालमत्ता और ठेकेदारी, कोटेदारी से लूटा हुआ धन, इसके जरिए चीजें चल रही हैं। तो भी अब की बार एक इनकम्बेंसी है कि 5 साल का जो बीजेपी का जो विरोध है, संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया, जिस तरह से नागरिक अधिकारों को उल्लंघन किया, जिस तरह से पुलिस रिप्रेशन हुआ, जिस तरह से किसान आंदोलन के साथ इन्होंने बहुत भयानक व्यवहार किया, जिस तरह से तमाम कानूनों को बदल करके नागरिक अधिकारों को सीमित करने का काम किया, तो ये सारे मुद्दे भी कहीं न कहीं समाज के विभिन्न हिस्सों में अपने आप प्रिवेल कर रहे हैं। और ये चुनाव स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठ करके एक देश बचाने की लड़ाई का जो हिस्सा है, उस हिस्से की तरह रायबरेली की जनता भी इसको, हमें लगता है, कि देख रही है। रायबरेली में
कांग्रेस ने मनीष सिंह को उतारा है, बीजेपी से अदिति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। दोनों के लिए कितनी चुनौतियां होंगी इस बार, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ तो रायबरेली कहा जाता है, और उसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि अदिति सिंह को उनके परिवार के तरफ से जो भी टिकट, जैसे अखिलेश सिंह जी थे, उन्होंने कभी कांग्रेस के दामन छोड़ के बीजेपी की तरफ रुख नहीं किया। तो ऐसे में कितना चुनौती रहेगा अदिति सिंह के लिए और मनीष सिंह के लिए, दोनों? देखिए, जहाँ तक यहाँ के चुनाव का सवाल है तो देखिए, अखिलेश सिंह का जो भी रहा हो, लेकिन ये बात एकदम सही कही आपने कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के साथ कभी तालमेल नहीं किया। और दूसरी बात, एक बात बता दूं कि रायबरेली सदर विधानसभा का जो चरित्र है, उसने बीजेपी की राजनीति को कभी, यहाँ जहरीली राजनीति को कभी पनपने भी नहीं दिया। इतना सब कुछ देश भर में हलचल होती रही है, लेकिन हम गंगा जमुनी तहरीक के तहत रायबरेली के अंदर बहुत आराम से सारे लोग प्रेम से रहते रहे हैं, और यहाँ कभी किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहा। और उसका कारण यही है कि बीजेपी को यहाँ पनपने नहीं दिया गया। एक तो ये है, तो ये बात दिमाग में रखनी चाहिए लोगों को कि यहाँ पर बीजेपी को रायबरेली की जो जनता है वो पनपने नहीं देगी। एक तो यह है, यहाँ से हम बातचीत शुरू करते हैं। और ये एक तरह से विश्वासघात है, क्योंकि इनको, जिनका नाम लिया आपने, सदर विधायिका अदिति सिंह, इन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया पिछली बार। इनको कांग्रेस के लिए, बीजेपी के खिलाफ एक पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, और उस लहर में बीजेपी के खिलाफ वोट दे करके किसी अखिलेश सिंह को वोट नहीं दिया लोगों ने। कोई किसी को लगता हो कि किसी अदिति सिंह को, जिसको राजनीति का राह नहीं मालूम है, उसको किसी ने वोट दे दिया, तो वो कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया था। तो बीजेपी के खिलाफ जो वोट मिला था वो आप जो है विश्वासघात करते हुए आप बीजेपी के पाले में चलिए। और आपने 3 साल 2 साल बीतते बीतते आप मोदी जी, योगी जी को आप अपना गार्जियन हो, अपने पिताजी के दर्जे की तरह आपने तोले। उसका क्या हुआ? यही सिविल लाइन में हमने देखा कि आपने 400 परिवार उजाड़ दिए। आपने, एक जमीन थी, उस जमीन का एक मामला था, उसमें आपने कहा जोगी से मेरी बात हो गई, मोदी से मेरी बात हो गई। आपने भगवा झंडे फहरा दिए, जोगी जिंदाबाद के नारे लगवाए, और 15 दिन के अंदर वो जमीन खाली करा ली गई, वो 400 परिवार बर्बाद हो गए। आप कहीं सड़क पर दिखाई पड़ी? तो सवाल यह है कि आप किसी की बेटी है, किसी की दादी, ये तो सब कोई किसी का बेटा रहता है। हमारे फूलचंद भी किसी के बेटे हैं, मनीष भी किसी के बेटे हैं, आप भी किसी की बेटी होगी। तो अतीत मायने नहीं रखता है। आपने वर्तमान में क्या किया है, क्या चुनौती है? आप, ये सवाल है। एक भी सड़क नहीं है पूरे जिले, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप चले जाइए, आप किसी गांव की सड़क पे आपको तारकोल नहीं मिलेगा। गिट्टी गायब है, तारकोल गायब। नहरों में पानी नहीं है, कहीं सफाई नहीं हुई। पीने का पानी नहीं है, कैटल का पानी नहीं है, ड्रिंक वाटर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरा इंडस्ट्री एरिया है रायबरेली के अंदर, और 85 इंडस्ट्री में 82 इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। 40,000 लोग यहाँ रोजगार करते थे, उनको रिहेबिलिट करने का कोई सवाल आपकी तरफ से नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट में थी, बीजेपी ने वादा किया, और अभी के मंत्री ने 2 महीने पहले कहा कि रायबरेली में कोई बंद कारखाना नहीं है। आप इतने अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 800 किसान मार दिए गए। ये एग्रीकल्चर सेक्शन है, राय चुनाव हो रहा है। खाली शहर नहीं है, शहर तो पिद्दी भर का है, कृषि क्षेत्र है। 800 किसान दिल्ली में मर गए। आपके भाजपा के एक मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों के सीने में गाड़ी चढ़ा दी। आपको क्या लगता है किसान आपको वोट दे देगा? तो सवाल दर्शन में ये नहीं है, ये अतीत है, इसको भूल जाना चाहिए। वो बीत गई 2 पीढ़ियां जिनके बल पर आए थे, और फिर अपने बल पर कुछ बनाया था, वो सब खत्म हो गया। किसी का कोई एहसान जनता नहीं मानती, जनता के लिए वर्तमान मायने रखता है। तो ये एक सवाल तो ये। दूसरा, जो कांग्रेस का है मामला, तो हम उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हम एक बात जानते हैं बहुत खूबी के साथ कि यहाँ पर लड़ाई बहुत मजेदार होने वाली है। भाजपा के विरुद्ध जनाक्रोश है, पूरे जिले में जनाक्रोश है, पूरे प्रदेश में जनाक्रोश है। और भाजपा के विरुद्ध जो भी लड़ता दिखेगा, वो हमारे फूलचंद भी हो सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, वो कांग्रेस भी हो सकती है। जो भी लड़ता दिखेगा, जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके पक्ष में अपना वोट करके भाजपा को पटकने देगा। कहा जाता है कि रायबरेली में भाजपा दावा कर रही है कि कम से कम 6 विधानसभा पूरी वो ले जाएगी। ऐसा क्या है कि क्या दावे में कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप तो राजनीति के अच्छे जानकार भी हैं, और जिस तरह से वो दावे कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक कहावत है बहुत पहले कि एक अंधी महिला कंडा बिनने जाती थी, तो एक बटेर हाथ लग गया था।
तो वो बटेर हाथ लग गया पिछली बार लोगों को कि यहाँ मेजोरिटी में जो है लोग आ गए, तो वो मेजोरिटी में आ गया और बाद में दो जो बचे थे उनको आप तोड़ ले गए अपने साथ। तो कांग्रेस भी वही करती है, कांग्रेस इसी तरह ढूंढ के ले आती है। तो अभी मानिए कांग्रेस ने जैसे सरेनी में कैंडिडेट ढूंढा, वो पहले भाजपा में था, फिर बसपा में गया, फिर कांग्रेस में आया, उसके पहले कभी कांग्रेस में था, तो वो कहाँ चला जाएगा चुनाव बाद, अगर जीतेगा तो पता नहीं है। इसी तरह मान लिए जैसे हरचंदपुर में आपने आपका जो कैंडिडेट लड़ रहा था वहां लगातार जनता के संपर्क में आदमी था, उसके बजाय दूसरे को आपने, तो कौन कहां चला जाएगा, ये दरअसल में शासक वर्गीय पार्टियों में ये आने जाने का खेल चलता रहता है। सब एक ये घर है, इधर से निकलो उधर चले जाओ, अपनी सुविधा के हिसाब से अपना कमरा बदल लो, किसमें एसी है किसमें गर्मी है, थोड़ा वार्म अप है। तो ये राजनीतिक दलों में ये खेल चलता रहता है। और ये जो आने जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तमाम लोग समाजवादी पार्टी में भाजपा छोड़ के आए हैं और ये तमाम सारे लोग कांग्रेस की तरफ गए हैं, ये सब जो चल रहा है ये उस आंधी को समझ रहे हैं कि ये नीचे एक आंधी इनके खिलाफ चल रही है। ये यूं ही सुखों नहीं चले आए कि भाजपा से बड़ा नाराजगी हो गई, इनका प्रेम हट गया और भाजपा अभी इनके आदर्शों के खिलाफ काम करने लगी, ये बात वो नहीं है। नीचे जो हलचल है उस हलचल ने इनको बाध्य किया है, क्योंकि ये भी समाज के सबसे निम्न कोटि के जो किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान है, निम्न किसान है, उस किसान जाति को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग हैं जो भाजपा छोड़ के आए हैं। और सामंतों का एक गिरोह पूरे उत्तर प्रदेश में जो जाति सुप्रीमेसी के बल पर मैं कहूं कि एक नई तरह के नव सामंतवाद के बल पर उत्तर प्रदेश के अंदर राज करना चाहता है, समाज को दबा के रखना चाहता है, कमजोर जातियों को दबा के रखना चाहता है, अपनी सुप्रीमेसी के बल पर शासन चलाना चाहता है, जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा आज कर रही है, जिसका प्रतिनिधित्व जोगी कर रहे हैं, ठोकों वाली नीति जो चल रही है। तो उसका जो एक जखीरा है पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, इस तरह के अपराधी तत्वों का, इस तरह की जाति सुप्रीमेसी की मानसिकता वाले लोगों का, बाहुबलियों का, वो सारे लोग भाजपा के साथ इकट्ठा हुए। तो गरीब गुरबे और तमाम कमजोर लोग भाजपा के खिलाफ इकट्ठा है और इनको सही वक्त पर सही जवाब देंगे। और रायबरेली में भी भाजपा अब की बार मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं रहेगी। रायबरेली में सीपीआई भी चुनाव लड़ रही है, क्या मुद्दे हैं, कौन प्रत्याशी है और कितना मतलब प्रचार प्रसार चल रहा है सीपीआई का? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी माले रायबरेली के अंदर जन आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी है और 5 साल तक जब दूसरे दलों के नेता ठेकेदारी में व्यस्त रहते हैं, अपना घर द्वार कोल्ड स्टोर भट्ठा बनाने में लगे रहते हैं, तब कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ता जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के संघर्ष पर आते हैं। हमारे पार्टी से फूलचंद मौर्य जी चुनाव मैदान में हैं और वे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी माले के जन संगठन किसान महासभा के जिलाध्यक्ष हैं और वे रायबरेली के एकमात्र नेता हैं जो रायबरेली से 3 बार गाजीपुर बॉर्डर में गए और किसान आंदोलन के साथ उन्होंने बॉर्डर पर रुक करके किसान आंदोलन का समर्थन किया, उसके धरने में बैठे, वहाँ पर किसानों को अपने वक्तव्यों से उन्होंने प्रोत्साहित किया और रायबरेली के अंदर धारावाहिक रूप से उस किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार आंदोलित रहे और महीनों तक पुलिस ने उनको उनके घर में नज़रबंद रखा, भदोकर थाने में बैठा के रखा, उनका पीछा किया गया, जहाँ जाते थे, बाजार गए, सब्जी लाने गए, उनके पीछे पीछे पुलिस लगी रहती थी। तो बहुत स्ट्रगलिंग पर्सनालिटी है वो, संघर्ष की ताकत है, जनता के जन आंदोलन के नेता है। और कम्युनिस्ट पार्टी माले का अपना एक इतिहास है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी माले रायबरेली में नहीं होती तो 5 साल तक रायबरेली की सड़कें एकदम सन्नाटे में रहती। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ, लूट और घूसखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अल्पसंख्यकों पर दमन के खिलाफ, संविधान के साथ छेड़छाड़ से लेकर के और तमाम तरह के राष्ट्रीय शिक्षा के निजीकरण, भारत के उद्योगों के बिक्री, बैंक बिक्री, ये तमाम सारे जो राष्ट्रीय सवाल हैं और निचले जो सवाल हैं, इन सारे सवालों को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी माले संघर्ष के मैदान में 5 साल मैदान में डटी रहती है। तो वो जन आंदोलन की ताकत है और जन आंदोलन से वह चुनावी संघर्ष की भी ताकत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। और हम ये सवाल लेकर के जा रहे हैं कि जो लड़ाइयां हम आप नीचे चला रहे हैं, हम इन लड़ाइयों की एक आवाज के रूप में सदन में भी जाना चाहते हैं कि आपकी इन संघर्षों की आवाज सदन के अंदर भी गूंजे। चूंकि रायबरेली का इतिहास ये है कि पिछले 30-40 वर्षों में जितने विधायक हुए उनमें से कोई एक विधायक आप ढूंढ लाइए जिसने असेंबली में रायबरेली की जनता का एक सवाल उठाया हो। एक सवाल है प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है राम मंदिर और उस पर एक
आजकल गाना भी चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा मुद्दा होगा ये इस इलेक्शन में? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि जहां शासक जब विफल हो जाता है उसके पास कुछ नहीं रहता कहने के लिए। आपने इश्यूज कहाँ है हमारे पास हमारा इशू है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, हमारे रोजगार का आपने क्या किया, हमारी इंडस्ट्री का क्या किया आपने, हमारे देश की इकोनॉमी का क्या किया आपने, बाजार को आप कहाँ ले गए, हमारी एग्रीकल्चर को आप कहाँ ले गए, हमारी एजुकेशन को आपने क्या किया, हमारे हेल्थ को आपने कितना रिच किया। तो हेल्थ का हाल यह है कि 40,000 मरे रायबरेली में, कोविड में 40,000 मरे। सीएससी एनएम सेंटर है, उसमें जंगल खड़ा है, सीएससी लूट के अड्डे हैं, पीएससी एक डॉक्टर उसमें संविदा पर है, जिला अस्पताल 7 डॉक्टर चला रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट संविदा आउटसोर्सिंग के जरिए नॉन टेक्निकल लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हेल्थ का कबाड़ा कर दिया आपने। एम्स आप चलने नहीं दे रहे रायबरेली के अंदर। 960 बेड का हॉस्पिटल था, आपने 600 बेड के हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, और 360 बेड का जो बजट था उसको आपने कर्टेल कर दिया। आप उसका बजट रोके हुए हैं, उसको आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक सवाल ये हेल्थ है, ये बड़ा सवाल है। 40,000 लोग मरे, इसलिए बहुत बड़ा सवाल है। कोई गांव ऐसा नहीं जहां लोगों की मौत न हुई हो। आप इसको इंकार कर देंगे। आप 5 किलो का एक पैकेट बांटते हैं और उस 5 किलो के राशन के पैकेट में 2 खूबसूरत दांत निकाले हुए चेहरे दिखाई पड़ते हैं आपको, और उसमें लिखा है धन्यवाद, नाम नहीं लूंगा मैं। तो क्या इन 40,000 मौतों के लिए भी धन्यवाद? आपने पूरे हॉस्पिटल को, पूरी हेल्थ सिस्टम को आपने ठेके पे उठा दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। हमारी पूरी इंडस्ट्री को बंद कर दिया आपने, इसके लिए भी धन्यवाद। बैंक बेचने जा रहे हैं आप, इसके लिए धन्यवाद। एयर इंडिया बेच रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप इलाहाबाद में हॉस्टल से, घरों से बच्चों को निकाल करके पीटते हैं, उनकी लाल पीट कर देते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हर परीक्षा जो आप कराते हैं उस परीक्षा का पर्चा आउट हो जाता है, इसके लिए भी धन्यवाद। सवाल बहुत है। ये कृषि मर गई, इसके लिए भी धन्यवाद। ये 800 किसान दिल्ली में शहीद हो गए, इसके लिए भी धन्यवाद। आप ये नहीं बताएंगे राम मंदिर के लिए धन्यवाद है। वैक्सीन आप दे रहे हैं, इस वैक्सीन के पीछे का जो खेल है कि भारत सरकार ने 1 पैसा इसमें नहीं लगाया, मोदी जी धन्यवाद। कौन सा धन्यवाद? अभी इस सवाल का उत्तर नहीं आया है कि आपने जो ये 24 मार्च को लॉकडाउन किया था, उस लॉकडाउन को किस एक्सपर्ट कमेटी ने आपसे कहा था लॉकडाउन करिए? आप जानते हैं 22 करोड़ लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कर्नाटक से पैदल अपने घरों की ओर आए हैं। आप लाए नहीं उनको। जो आए हैं उनमें 22 करोड़ में 4 करोड़ लोग लौट के गए थे, 2 करोड़ फिर लौट आए हैं, यानी कि 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, और उनके लिए कोई इंप्लॉयमेंट नहीं। आपने वादा किया था कि उनको इनके गांव में रोजगार देंगे, तो गांव में आपने क्या रोजगार दिया कि आपने मनरेगा का बजट पिछली बार 13% कम किया और की बार 40% कम कर दिया। गांव में मनरेगा का जो रोजगार का एकमात्र साधन था उसको आपने खत्म कर दिया। रायबरेली के अंदर ही अगर आप देख रहे हैं तो मैंने अभी पहले भी कहा कि 84 इंडस्ट्री है, 82 बंद पड़ी हुई है। इसको आप इसमें से एक नहीं चलाया आपने। 10 इंडस्ट्री अभी आज की तारीख में चल सकती है, आप नहीं चला रहे। स्कूल बच्चों के बंद पड़े हुए हैं। एक अपाहिज पीढ़ी पैदा करने की तरफ आप जा रहे हैं। आपका शराब का ठेका खुला हुआ है, आपकी रेल चल रही है, आपका बस चल रहा, आपका जहाज चल रहा, आपका बाजार चल रहा, आपका मॉल चल रहा, आपकी रैलियां चल रही, स्कूल बंद है। यानी 2.5 साल 3 साल बच्चे स्कूल से बाहर रहेगा। ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, जिनके पास खाना नहीं, मुद्दा नहीं है। वो 1,500 रुपए महीने में मानदेय पर काम करने वाली स्कूल की रसोईया को आप 7 महीने से वेतन मानदेय नहीं दे रहे हैं। घर घर वो दूसरे की माओं को हिफाजत करने वाली, बच्चों की हिफाजत करने वाली आशा वर्कर्स का आप 6 महीने से मानदेय नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद। तो इसमें बहुत है। सवाल है रोटी का, सवाल है कपड़े का, सवाल है मकान का, सवाल है सामाजिक सम्मान का। दलित उत्पीड़न, अल्पसंख्यक उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, नौजवानों का उत्पीड़न, बेरोजगारों का उत्पीड़न, छात्रों का उत्पीड़न, ये इसके नए मानदंड स्थापित किए हैं। और सारी सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री और नीलामी के जरिए आपने इस देश की जो नेटवर्थ थी, जो वास्तविक पूंजी थी, उसको बर्बाद और तबाह किया आपने। ऐसा नहीं कि सवाल यहां उठेगा नहीं। राम मंदिर पर बैंक की बिक्री भारी है, LIC की नीलामी भारी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बिक्री भारी है, इस पर एयर इंडिया की बिक्री भारी है। सार्वजनिक संपत्तियां जो 1971 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण करके छीनी थी पूंजीपतियों से, आज आप उनकी झोली में डाल रहे हैं, ये सवाल भारी है। वो आदिवासियों और दलितों पर होने वाले अत्याचार से लेकर के महिलाओं बधाई कोई भूला नहीं है। रायबरेली में एक वही लालगंज के पास एक अल्पसंख्यक बच्ची, 11 साल की बच्ची को सर कुचल के मार दिया गया, रेप किया गया। ये सवाल भारी है। कौन एड्रेस करेगा इन सवालों को? उस सवाल को एड्रेस करने वाले लोग, हमारी वोट की हैसियत जो भी हो रायबरेली के अंदर हमारे जैसे संगठनों की,
कम्युनिस्ट पार्टी वाले जैसे संगठनों की, लेकिन जनता के बीच में इन सवालों को जिंदा करके भाजपा के विरुद्ध माहौल बनाने और इन सवालों को और दूर आगे तक ले जाने, और अगले जिसकी भी सरकार आए उन सरकारों में भी रोजगार के सवाल, सुरक्षा के सवाल, सामाजिक सम्मान के सवाल, शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, इन सवालों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जैसे लोग मैदान में हैं। और भाजपा से सवाल तो होगा, और आज होगा और 24 तक होगा। जब तक इनको सत्ता से इस देश की जनता बेदखल नहीं कर देगी तब तक सवाल नहीं होगा। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और पहले चरण के बाद क्या आसार लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कितना आगे है या सपा आगे है, क्या आसार है? आपके विचार क्या कहते हैं इस पे? देखिए, मैं आपसे मैं कई बार दोहरा चुका हूं अभी बातचीत के दौरान कि इनके विरुद्ध एक नीचे आंधी चल रही है, लेकिन इनके साथ जिस भाईचारिक युद्ध की जरूरत है, जिस तरह के भाईचारिक संघर्ष की जरूरत है भाजपा के खिलाफ, वो तेवर समाजवादी पार्टी जैसे जातीय समीकरणों पर आधारित संगठन नहीं दे सकते हैं। उसका जवाब ये नहीं है। उसका जवाब तो वामपंथी है, उसका जवाब तो मेहनत करने वाले तमाम मेहनतकश लोग हैं। तो वो जो समूह है समाज के अंदर, वो भाजपा की आक्रामक राजनीति और जो धार्मिक उन्माद की राजनीति है और सवर्ण बहुलतावाद की जो राजनीति है, उसका जवाब दिलाने में ये जो दूसरे दल हैं, ये दरअसल में उतने पारंगत नहीं है और उतने मुखर और उतने आक्रामक नहीं है। यह एक फायदा बीजेपी को अभी भी मिल रहा है, जिसकी वजह से ये टिके हुए हैं। वरना बीजेपी मैदान भी इस तरह साफ होती कि सन 82-84 का इतिहास दोहरा जाता कि ये पूरे देश में 2 थे। अभी एक फायदा उनको यही मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सत्ता की दावेदार पार्टियां हैं, ये दावेदार पार्टियां, इनको जनता तो हटा रही है, लेकिन ये उस तरह का आक्रमण भाजपा पर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इनका जो सांप्रदायिकता वाला जो पहलू है, इनका जो मंदिर का खेल है, मस्जिद के खिलाफ नफरत का खेल है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो प्रचार है, महिलाओं के खिलाफ जो इनका दुष्प्रचार है, हिंदू महिला के लिए दूसरा मापदंड है, मुस्लिम महिला के लिए दूसरा मापदंड है, ये जो पूरा खेल है, उसमें रोजगार का सवाल छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसमें स्वास्थ्य का सवाल छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको पर्दाफाश करने का जो आक्रमण करना चाहिए था समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि घूम फिर करके आइडियोलॉजिकली आप जातीय बनावट पर चीजें कर रहे हो, धार्मिक आधार पर कर रहे हैं आप दूसरा, तो वो कुल मिलाकर के ये है। लेकिन चुनौती जनता की बहुत नीचे से है और निश्चित तौर से पहले चरण के चुनाव ने ही साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से ही नहीं, 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिलेगी और यहां से 2024 के लिए एक नया गेट खुलेगा, जहां संविधान की हिफाजत करने वाले लोग, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग, इस देश की अकलियत और इस देश के संघी ढांचे को बचाने वाले लोग इस देश की सत्ता में इनको ढकेल करके पहुंचे। अभी आपने एक बात कही है कि सपा, बसपा या कांग्रेस जो भी पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नहीं हो पा रही हैं, तो इसमें सीपीआई आके आक्रामक रुख अपना सकती थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उतना आक्रामक रुख सीपीआई की तरफ से भी नहीं देखा गया। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हमारी तो एक सीमा है, हम बहुत भी जन आंदोलन की भले यहाँ उत्तर प्रदेश में ताकत हो, बिहार के अंदर है, आसाम के अंदर है, हम पंजाब में एक चुनावी संघर्ष की भी बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश में वोट के लिहाज से हो सकता है हमारी ताकत कम हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वैचारिक जो मुकाबला हमने किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अगर आप देखिए तो पिछले 2014 के बाद से जेएनयू के छात्रों के संघर्ष से होते हुए ऊना के दलित आंदोलन से आगे बढ़कर अगर आप देखिएगा तो पूरे देश में जो मजदूरों, किसानों, नौजवानों की जो पूरी लड़ाई हुई है, उसमें लाल झंडा सबसे आगे रहा है। और बार बार हिंदुस्तान की सत्ता को कहना पड़ा कि नक्सली है, ये है, वो है, ये वामपंथी घुसा, वो भय बोल रहा है उनका। तो इनके विरुद्ध संघर्ष का जो मोर्चा है, इनके विरुद्ध जो वैचारिक आंदोलन है, वैचारिक लड़ाई है, वो वामपंथी ही चला रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियां ही चला रही हैं और माले उसकी अग्रिम पांख में खड़ी हुई है और वो आगे भी इनसे लड़ेगी और इस चुनाव में भी इनके खिलाफ एक धारदार प्रचार करते हुए इनकी नीतियों के खिलाफ वो अपना अभियान चला रही है। हमारे साथ विजय विद्रोही जी थे, जिन्होंने चुनावी मुद्दे को लेकर पूरी तरह से बात की और बताया कि क्या क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं और राजनीति में कितना फेरबदल हो गया। पहले की राजनीति कैसी थी, अब की राजनीति कैसी है। रायबरेली से आरबीएल हिंदी न्यूज के लिए मैं रवि श्रीवास्तव।